नमस्कार। आज हम 1857 के उस उथल-पुथल भरे दौर की गहराई में उतर रहे हैं। जी। जिसे कोई सिपाही विद्रोह कहता है तो कोई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। हमारा मकसद है इसकी तह तक पहुंचना। हाँ, मतलब समझना कि ये क्यों हुआ, कैसे फैला, बिल्कुल। क्यों नाकाम रहा और इसने भारत के भविष्य पर क्या छाप छोड़ी। दिलचस्प बात यह है कि इसके नाम पर ही इतनी बहस है। हाँ। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। आखिर कैसे मेरठ की एक चिंगारी ने देखते ही देखते उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये अचानक नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक दिन सब भड़क उठे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दशकों से सुलग रहे गुस्से का नतीजा था। हाँ। चर्बी वाले कारतूस तो बस वो आखिरी क्या कहते हैं तिनका थे। असली वजह बहुत गहरी थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, हर तरफ असंतोष का मतलब बारूद जमा हो रहा था। सही। अंग्रेजों की नीतियां लगातार भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों को चोट पहुंचा रही थी। राजनीतिक मोर्चे पर अगर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की वो व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, हाँ, वो तो बहुत बड़ा कारण थी। जिसके तहत अगर किसी शासक का अपना पुरुष वारिस नहीं तो उसका राज्य सीधे अंग्रेजों के कब्जे में। बिल्कुल। झांसी, सतारा, नागपुर, कितने ही राज्य थे जो ऐसे हड़प लिए गए। और अवध को तो कुशासन का बहाना बनाकर मिला लिया। हाँ, वो भी। तो इन विलयों ने शासक वर्ग को तो नाराज किया ही होगा, जाहिर है। हाँ, साथ ही उन रियासतों से जुड़े लाखों लोग, सैनिक, दरबारी, कारीगर, वो सब बेरोजगार हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे। फिर नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान हुआ। उन्हें लाल किला खाली करने को कहा गया, सिक्कों से नाम हटा दिया गया। उनका अपमान नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था से जुड़े लोगों और उनकी पहचान पर हमला था। मतलब एक तरह से उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ रही थी। और आर्थिक स्तर पर ब्रिटिश नीतियों का असर तो आम आदमी पर भी पड़ रहा था, जाहिर है। अरे बुरे तरह पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत को अपने उद्योगों के लिए मतलब कच्चे माल का स्रोत बना दिया और अपने तैयार माल का बाजार। बिल्कुल। तो नतीजा क्या हुआ? भारतीय हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग, ये सब तबाह हो गए। कारीगर, बुनकर सब कंगाल हो गए। और किसानों पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि उनकी तो जैसे कमर ही टूट गई। जमीनें साहूकारों के हाथ में जा रही थी। ये आर्थिक निचोड़ कई दशकों से चल रहा था और इसने ग्रामीण भारत में जबरदस्त गुस्सा भर दिया था। प्लासी के बाद से ही असंतोष पनप रहा था। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेजों ने सती प्रथा खत्म की, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी, और वो 1850 का धार्मिक अधिनियम, जिससे धर्म बदलने पर भी पैतृक संपत्ति का अधिकार बना रहता था। हाँ, तो क्या इन सुधारों को, जो शायद अच्छे इरादे से किए गए हों, उनको भी परंपरा पर हमले की तरह देखा गया? बिल्कुल देखा गया। कई भारतीयों को, खासकर जो रूढ़िवादी तबका था, उनको लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। ऊपर से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट। तो इससे ये डर फैला कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। अच्छा। अपनी संस्कृति, अपना धर्म, वो खतरे में है। ये भावना भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर रही थी। और सेना के भीतर वहां भी तो असंतोष था। भारतीय सिपाहियों की अपनी शिकायतें थी। हाँ, बहुत सी शिकायतें थीं। उन्हें कम वेतन मिलता था, तरक्की के मौके ना के बराबर। उनके साथ नस्लीय भेदभाव होता था। फिर 1856 में वो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया। हाँ, जिसके तहत उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। जी, जो कई सैनिकों के लिए मतलब जाति भ्रष्ट होने जैसा था। उनकी मुफ्त डाक सुविधा भी छीन ली गई। अच्छा। तो वो सिपाही जो ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ थे, उन्हें लग रहा था कि भाई हमारा इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये सारा असंतोष मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, ये सब सुलग रहा था अंदर ही अंदर। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ज्वालामुखी तैयार था। और फिर आई वो चिंगारी, एनफील्ड राइफल और उसके कारतूसों की कहानी। वही चिंगारी जिसने आग लगा दी। अफवाह फैली कि इन नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। और राइफल लोड करने के लिए कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। हाँ, तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। उन्हें लगा ये जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, उन पर हमला हुआ और फिर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। और इसके बाद तो सैनिकों का गुस्सा जैसे फट पड़ा। बिल्कुल, वो बेकाबू हो गया। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़क उठा।
सैनिकों ने जेल तोड़ी, अंग्रेज अफसरों को मारा। और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। हाँ, अच्छा, स्रोत में अंबाला का भी जिक्र है कि वहां शायद 9 घंटे पहले कुछ हुआ था। हाँ, ये क्या मामला है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अंबाला में 10 मई को सुबह ही कुछ घटनाएं हुई थी, विद्रोह जैसी, लेकिन उन्हें शायद फौरन दबा दिया गया। अच्छा, हो सकता है कोई बड़ी मतलब समन्वित योजना रही हो जो शायद समय से पहले खुल गई या ठीक से लागू नहीं हो पाई। मेरठ इसलिए निर्णायक साबित हुआ क्योंकि वहां के विद्रोही कामयाब हुए और दिल्ली पहुंचने में सफल रहे। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे, शहर पर कब्जा किया और अनिच्छुक बहादुर शाह जफर को शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित कर दिया। हाँ, हालांकि वो बूढ़े थे और शायद हिचकिचा भी रहे थे, लेकिन उनके नाम ने विद्रोह को एक प्रतीकात्मक केंद्र दिया, एक अखिल भारतीय शक्ल देने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल। और दिल्ली पर कब्जे की खबर फैलते ही कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार के जगदीशपुर जैसे कई इलाकों में विद्रोह की आग तेजी से फैली। तो अब ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आम लोग, किसान, जमींदार और वो शासक जिन्हें हटा दिया गया था, वो भी शामिल होने लगे। और हर जगह स्थानीय नेता उभरे। कानपुर में नाना साहब और उनके बहादुर सेनापति तात्या टोपे जी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में वो 80 साल के दिलेर कुंवर सिंह, क्या गजब के योद्धा थे वो। हाँ, और बरेली में मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन सब ने अपने अपने इलाकों में जबरदस्त वीरता दिखाई। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी तो मतलब किंवदंती बन गई। बिल्कुल। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को खूब छकाया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में लंबा प्रतिरोध किया। कुंवर सिंह ने बुढ़ापे में भी गजब का शौर्य दिखाया। लेकिन ये प्रतिरोध शायद बिखरा हुआ था। हाँ, ये एक समस्या थी। अंग्रेजों ने भी फिर सर कॉलिन कैम्पबेल, ह्यू रोज जैसे अनुभवी जनरलों को मैदान में उतारा। लेकिन क्या ये विद्रोह पूरे भारत में फैला था? स्रोत तो यही बताते हैं कि दक्षिण और पश्चिम भारत काफी हद तक शांत रहे। हाँ, और ये इस विद्रोह की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। शायद इसकी विफलता का एक मुख्य कारण भी यही था। अच्छा। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की सेनाएं वफादार रहीं। कई बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर और पंजाब के सिख शासक, हाँ, उन्होंने न सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों की मदद की। सिखों का मुगलों से पुराना बैर था, तो वो मुगल बादशाह की वापसी के पक्ष में नहीं थे। तो इस सीमित फैलाव ने अंग्रेजों को इसे मतलब टुकड़ों टुकड़ों में कुचलने का मौका दे दिया। बिल्कुल, उन्हें आसानी हो गई। अंग्रेजों ने इसे दबाया कैसे? जाहिर है सैन्य ताकत का इस्तेमाल तो हुआ ही होगा। हाँ, सैन्य ताकत का इस्तेमाल हुआ और बेइंतहा क्रूरता के साथ। लेकिन सिर्फ अपनी ताकत से नहीं। अंग्रेजों की एक सफल रणनीति थी भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल करना। अच्छा। जैसा हमने कहा, कई राजे रजवाड़े और जमींदार उनके साथ थे। गोरखा और सिख रेजिमेंटों ने विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई। तो यहीं से वो फूट डालो और राज करो की नीति और पुख्ता हुई। बिल्कुल, यहीं से वो उनकी औपचारिक नीति बन गई एक तरह से। और दमन की क्रूरता, उसके बारे में क्या कहा गया है? वो भरावा थी। हजारों विद्रोहियों और यहाँ तक कि आम नागरिकों को बिना मुकदमे के फांसी दी गई, पेड़ों से लटका दिया गया। बाप रे। कई विद्रोहियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ाया गया, दहशत फैलाने के लिए। सिर्फ दहशत फैलाने के लिए? हाँ, दिल्ली पर दोबारा कब्जे के बाद अंग्रेजी सेना ने भयानक कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इलाहाबाद और कानपुर जैसे शहरों में जनरल नील जैसे अफसरों ने निर्दोषों तक को नहीं बख्शा। ये बर्बरता विद्रोह के बाद भी काफी समय तक जारी रही, ताकि भविष्य में कोई सिर उठाने की हिम्मत ना करे। तो फिर ये क्रांति या विद्रोह जो भी कहें, आखिर नाकाम क्यों हुआ? नेतृत्व की कमी तो एक बड़ा कारण लगता है। हाँ, निश्चित रूप से। कोई एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं था जो पूरे आंदोलन को दिशा दे सके। बहादुर शाह जफर तो सिर्फ नाम के नेता थे। हाँ, बिल्कुल। और क्षेत्रीय नेता जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर तो बहुत थे, पर वे ज्यादातर अपने अपने इलाकों के लिए लड़ रहे थे। उनमें आपसी तालमेल की कमी थी। हाँ, एक साझा रणनीति का अभाव था। अंग्रेजों की तरह उनके पास कोई एकीकृत कमान नहीं थी। और संसाधनों की भी कमी रही होगी, हथियारों की, रसद की। बिल्कुल। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार, गोला बारूद कहाँ थे? वो ज्यादातर तलवारों, भालों और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे। और अंग्रेजों के पास? उनके पास बेहतर हथियार तो थे ही, साथ में रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार और परिवहन के आधुनिक साधन भी थे। हाँ, इससे वो तेजी से सेना और खबरें भेज सकते थे। बिल्कुल। विद्रोही इस मामले में बहुत पीछे थे। और जैसे हमने पहले भी कहा, पूरे देश का और समाज के सभी वर्गों का साथ नहीं मिला।
हाँ, ये भी एक बहुत अहम कारण था।